मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे औरंगज़ेब के बारे में। इससे पहले मैंने जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं और बाबर के बारे में मैंने बात की, ठीक है? अब आज हम बात करेंगे औरंगज़ेब के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, ठीक है? लेकिन ये जो औरंगज़ेब का जो पार्ट है, ये जो कहानी है वो लंबी है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को लगभग 2 भागों में बाँट देंगे। 2 भागों में बनाएँगे जिससे कि वीडियो भी छोटा हो जाए और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए, ठीक है? चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए औरंगज़ेब का जो शासनकाल रहा है, वो रहा है 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जो औरंगज़ेब का जन्म होता है, वो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को होता है गुजरात में। गुजरात में एक स्थान होता है जिसका नाम होता है दोहद। तो दोहद में औरंगज़ेब का जन्म होता है, कब होता है? तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को होता है, ठीक है? इनके जो पिता का नाम था, वो शाहजहाँ था, ठीक है? और इनकी माता का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है? प्यार से शाहजहाँ इनको क्या बोलते थे? मुमताज़ महल भी इनको बोलते थे। मुमताज़ महल का मतलब होता है महल की शोभा या महल का सबसे जो प्यारा हिस्सा होता है उसे बोला जाता है मुमताज़ महल। औरंगज़ेब का जो जन्म है, बचपन है, वो दोस्तों नूरजहाँ के साथ में बीता। नूरजहाँ की कहानी हम पहले बता चुके हैं कि जो नूरजहाँ थीं, वो औरंगज़ेब की दादी थीं। यानी जो जहांगीर थी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ और जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ की ही चलती थी। नूरजहाँ के बारे में मैंने डिटेल से बताया उस वीडियो में, जहांगीर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। मुमताज़ महल की छठी संतान थे और बेटे के रूप में यानी तीसरा बेटे थे, ठीक है? यानी कहने का आशा है कि जो मुमताज़ महल हैं, मुमताज़ महल की 14 संतानें थीं। 14 संतानों में से 7 संतानें जीवित रही थी और 7 संतानों की मृत्यु हो गई थी। 7 संतानों में जो ये छठी संतान थे। यहाँ पर मैंने देखो नीचे बताया भी है। तो सबसे पहले जो बड़ी बहन थी जहाँआरा बेगम, जिनका जन्म 1614 ईस्वी में हुआ था। दारा शिकोह 1615 ईस्वी में, शाह शुजा 1616 में, रोशन आरा 1617 में और औरंगज़ेब का जो जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में हुआ था। मुराद बख्श का जन्म हुआ था 1624 में और मोहन आरा का जन्म 1631 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? तो आपको याद रखना बिल्कुल सीरियल वाइज़ है, यानी 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 24 और 31। ठीक है? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। देखिए, औरंगज़ेब का जो विवाह हुआ था, वो हुआ था 18 मई 1637 ईस्वी को। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगज़ेब का पहला विवाह हुआ था और यह जो विवाह हुआ था, वो हुआ था पारस के राजघराने में हुआ था, जो शाहनवाज़ की पुत्री थीं दिलरास बानो बेगम से। ठीक है? दिलरास बानो बेगम को रबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है और इनकी भी कहानी हम आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। तो औरंगज़ेब की पुत्री का नाम था दोस्तों मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। और जो नूरजहाँ थी, यानी जो औरंगज़ेब की दादी थी नूरजहाँ, उनका भी नाम मेहरुनिसा था। तो याद रखना, औरंगज़ेब की जो पुत्री थी उनका भी नाम था मेहरुनिसा और जो औरंगज़ेब की दादी यानी जो नूरजहाँ थी उनका भी नाम क्या था? मेहरुनिसा ही था। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, पिक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया जिससे कि ये जो पिक्चर है ऐसे रहेगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएँगी। जब कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएँगे तो आपको तुरंत ये चीज़ें याद हो जाएँगी। इसीलिए मैंने प्रयास किया कि आपको पिक्चर के माध्यम से बताया जाए। तो देखिए पत्नी सबसे पहले देख लेंगे, तो पत्नी कितनी पत्नी थी? 4 पत्नियाँ थीं। पहली जो पत्नी थी दिलरास बानो बेगम थी। दूसरी पत्नी उदयपुरी महल थी, नवाब बाई थी और औरंगाबादी महल। तो ये 4 मुख्य पत्नियाँ थीं। वैसे तो 20 पत्नियाँ थीं औरंगज़ेब की, लेकिन जो मुख्य पत्नी थी वो दिलरास बानो बेगम, यानी 4 ये मुख्य पत्नियाँ थीं। इनकी 5 पुत्रियाँ भी थीं, ठीक है? आपको याद रखने के लिए मैंने फिगर के माध्यम से बताया, तो 5 पुत्रियाँ थीं। पहली जो पुत्री का नाम था वो नाम था ज़ेबुनिसा, जिसको अत्यधिक प्रेम करते थे। सबसे ज़्यादा जो प्रेम करते थे अपनी पुत्री को ज़ेबुनिसा को करते थे। निशा और बद्रुनिसा, जबातुनिसा और मेहरुनिसा, तो ये 5 पुत्रियाँ थीं। ज़ेबुनिसा थी, बद्रुनिसा, ज़ीनतुनिसा और ज़ब्त-उन-निसा और मेहरुनिसा। 5 उनकी बेटियाँ थीं, 4 पत्नियाँ थीं और 5 पुत्र थे। पहले का नाम था मोहम्मद आज़म शाह, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, सुल्तान मोहम्मद अकबर,
मोहम्मद कामबख्श, यानी जो औरंगजेब के पुत्र थे उनका भी नाम अकबर था, और जो औरंगजेब के परदादा थे उनका भी नाम अकबर था। अब हम देखेंगे औरंगजेब की उपाधियां कौन कौन सी थी, कौन कौन सी उपाधियां, क्योंकि उपाधियों से अधिकतर क्वेश्चन आते, तो यहाँ से देखेंगे उपाधियां कौन कौन सी थी। तो इनको आलमगीर के नाम से पुकारा जाता था। आलमगीर का नाम मतलब होता है विश्व को जीतने वाला, यानी विश्व विजेता। जिंदा पीर बोला जाता था। जिंदा पीर क्यों बोला जाता था? क्योंकि औरंगजेब जो थे वो इस्लामी जो कानून था शरीयत के अनुसार ही सारे काम करते थे, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, इसीलिए इनको जिंदा पीर भी कहा जाता था। बहादुर इसलिए कहा जाता था क्योंकि 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बहादुरी का काम किया और एक पागल हाथियों की फौज से प्रजा की रक्षा की थी, तो इसीलिए इनको बहादुर बोला गया। शाही पोशाक में एक दरवेश इनको उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इनका जो जीवन था वो सादा रहन सहन था, शराब ये नहीं पीते थे, तो इसीलिए इनको शाही पोशाक में एक दरवेश की उपाधि दी गई। हाफिज भी कहा गया क्योंकि औरंगजेब को जो पूरा कुरान था वो कंठस्थ था, ऐसे ही मुजबानी याद था, इसीलिए इनको हाफिज कहकर पुकारा गया। अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, इन्होंने इस नाम के साथ में अपना राज्याभिषेक करवाया और ये उपाधि धारण की। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ है वो हुआ है दोस्तों 2 बार। पहली बार कब हुआ? सामूगढ़ की विजय के उपरांत आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, नाम क्या रखा था? तो अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि रखकर इन्होंने क्या किया था? राज्याभिषेक करवाया। दूसरा दूसरा राज्याभिषेक जब खंजवा और देवराई का युद्ध हुआ लास्ट में, उसके अंतिम युद्ध में इन्होंने अपने भाई सूजा, शाह सूजा और दारा सिकोह को अंतिम रूप से हराया। इसके बाद में 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में इन्होंने दूसरा दूसरा अपना राज्याभिषेक करवाया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराधिकार का युद्ध, जो कि मैंने पहले इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी है, लेकिन हम क्या करेंगे फिर से इसमें आपको रिवीजन करा जिससे कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। शाहजहां जीवित होता है उसी समय ये दारा सिकोह को क्या करता है, क्योंकि दारा सिकोह सबसे बड़ा होता है और इसी को क्या करता है, ये राजा बना देता है। जैसे ही ये बात शाह शुजा को पता चलती है, जैसे ही ये बात शाह शुजा को पता चलती है, शाह शुजा क्या करता है? आक्रमण कर देता है दारा सिकोह पर। लेकिन दारा सिकोह क्या करता है? इस युद्ध में इसको हरा देता है, यानी शाह शुजा को हरा देता है। ठीक है, इसके पश्चात में क्या होता है? अभी ये दोनों बैठे होते हैं, अभी औरंगजेब शांत बैठा हुआ है। फिर उसके पश्चात में ये औरंगजेब उस उकसाता है किसको? मुराद बख्श को, कि शाह शुजा तो हार गया है, चलो हम दोनों मिल करके क्या करें, दारा सिकोह को हराएं और दिल्ली की गद्दी पर बैठे। मुराद बख्श क्या करता है? ये भी आक्रमण करता है। ये औरंगजेब की सहायता से अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में क्या करता है? दारा सिकोह पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के पश्चात में इसमें औरंगजेब साथ देता है और यहाँ पर क्या हो जाती है? दारा सिकोह की हो जाती है हार। तो देखिए, पहले शाह शुजा हारा, फिर उसके बाद में दारा सिकोह हार जाता है। अब यहाँ पर औरंगजेब और मुराद बख्श जीत जाता है। तो मुराद बख्श कहता है कि हमको दिल्ली की गद्दी चाहिए और औरंगजेब कहने लगता है कि हमको दिल्ली की गद्दी चाहिए। ऐसी अवस्था में क्या होता है? औरंगजेब मुराद बख्श को से युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है? औरंगजेब मुराद बख्श को भी हरा देता है। जब मुराद बख्श को हरा देता है तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि दिल्ली के शासन पर जो दावेदारी हो जाती है वो औरंगजेब की हो जाती है। अंतिम रूप से देवराई के युद्ध में, यानी 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ाई होती है। इसमें दारा सिकोह पूर्ण रूप से हार जाता है और हारने के पश्चात में औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है? इसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती है और यहाँ पर तीनों भाइयों का चैप्टर क्या होता है दोस्तों? क्लोज हो जाता है और औरंगजेब इस प्रकार से उत्तराधिकार के युद्ध में जीत जाता है और ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, तो चलिए पहुंचते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में, यानी इससे पहले वाले वीडियो में, शाहजहां वाले वीडियो में उत्तराधिकार के युद्ध को मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया है। आप वहां पर जाकर उसको समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने समझा किस प्रकार से उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजयी होता है और 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाता है। जैसे ही वो राजा बनता है तो उससे पहले क्या करता है? वो सिंहासन पर बैठते ही उसने 80 करों को समाप्त किया। जैसे कि पहले परिवहन शुल्क लिया जाता है, राहदारी, ठीक है, इसको पानदारी यानी चुंगी कर
अववाब, स्थानीय कर आदि बहुत से इस जो कर थे उनको हटा दिया, 80 करों को समाप्त किया इसने। सर्वप्रथम जो फारस के साथ है उन्होंने औरंगजेब को मान्यता देकर के उसे बादशाह स्वीकार किया और एक दूत मंडल इनके दरबार में भेजा, जिसका जो वर्णन मनुची ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया दो मुगोर में किया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, मैंने इसको क्या किया, इंडिकेट कर दिया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रमुख विद्रोह। तो जो प्रमुख विद्रोह कौन कौन से, तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम, यानी इस पार्ट को हम दो भागों में बांट देंगे। पहले भाग में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे उत्तरी अभियान को पढ़ेंगे, यानी एक तो पूर्वोत्तर भारत के अभियान को पढ़ेंगे, एक पश्चिमोत्तर भारत अभियान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह हुए हैं उनको दो भागों में पढ़ना है, जो युद्ध किए दो भागों में पढ़ना, एक तो उत्तर भारत का विद्रोह, एक दक्षिण भारत का विद्रोह। तो जो दक्षिण भारत का विद्रोह होगा इसको हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पढ़ना, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है मथुरा के जाटों का विद्रोह पढ़ना है, जो कि हुआ था 1669 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, देखिए 59 में क्या होता है, वो राजा बनता है, उसके पश्चात में मथुरा के जाटों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। कब, 10 साल के बाद, यानी 1669 ईस्वी में। बुंदेलों का जो बुंदेलखंड के बुंदेला होते हैं, इनके द्वारा 1671 ईस्वी में किया जाता है। जो नारनौल और मेवात के जो सतनामी विद्रोह है वो 72 से लेकर 73 में होता है। सिख विद्रोह 75 में होता है। मारवाड़ के जो राठौर होते हैं उनके द्वारा जो विद्रोह होता है 78 से लेकर के 1707 ईस्वी तक होता रहता है। जो मेवाड़ के सिसोदिया हैं इनके द्वारा 1681 में विद्रोह होता है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे किस प्रकार से दक्षिण भारत में 86 में बीजापुर का अंत होता है, गोलकुंड राज का अंत होता है, और जो मुगल जो मराठा संघर्ष है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आगे क्या है पूरा है। तो शासन पर बैठने के बाद औरंगजेब शाह शुजा, जो कि पश्चिम बंगाल में होता है, शाह शुजा को जब वो परास्त करता है, उसे मृत्युदंड देता है, उसको मार डालता है। तो उसके पश्चात में 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, और वहीं से आसाम, वर्मा और चीन तक के आक्रमण करने की योजना बनाई जाती है। सबसे पहले क्या करता है, जो मीर जुमला होता है वह जो असम के शासक होते हैं जयध्वज को हराता है, और एक जयध्वज को अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। उसके स्वरूप, इस संधि के स्वरूप क्या होता है, जयध्वज को अपनी कन्या मुगल दरबार में भेजना पड़ता है। ठीक है, कि दोबारा कभी भी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, और जो जयध्वज को अपनी कन्या को मुगल दरबार में भेजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 20 हाथी देने का, मतलब प्रतिवर्ष देने का जो वादा करता है। इसके अलावा युद्ध में जो क्षति होती है 20,000 तोला सोना और 1,20,000 तोला चांदी और 40 हाथी देना स्वीकार करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें उसे देनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त फिर क्या होता है, लेकिन मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात में जो जयध्वज का पुत्र होता है चक्रध्वज, ये क्या करता है, उनके जो जितने भी क्षेत्र होते हैं उसे पुनः अधिकार कर लेता है। तो ये कहानी रही कहाँ की, असम की। असम का राजा कौन होता है, तो होता है जयध्वज। जयध्वज का जो पुत्र होता है वो होता है चक्रध्वज। मीर जुमला की मृत्यु के पश्चात में वह अपने क्षेत्रों पर फिर से अधिकार कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसके पश्चात जो विद्रोह होता है वो होता है आगे जो होता है कूच बिहार और अराकान पर आक्रमण होता है। अराकान कौन सा क्षेत्र होता है, तो औरंगजेब ने बिहार के शासक उस समय थे प्राण नारायण की हत्या करवा कर के जो उनके राज्य को अपने में मिला लिया। और अराकान में उस समय माघ लोगों का शासन था। माघ और अराकान में बहुत से पुर्तगाली आकर बस गए थे। ये पुर्तगाली क्या करते थे, वहाँ के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, और जिस जाति को जन्म देते थे वो जाति जो फिरंगी कहलाई। ये प्रायः क्या थे, एक प्रकार के समुद्री डाकू थे जो लूटपाट करते थे, उपद्रव करते थे। लेकिन जो बंगाल के नवाब उसके पश्चात में बनाए जाते शाइस्ता खां ने क्या किया, योजना बनाकर चटगांव पलामू क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, और जितने भी ये पुर्तगाली थे उनको मार कर वहाँ से भगा दिया। पलामू का उसमें जो राजा था वो था राजा दाऊद। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से असम पर अधिकार हो गया मुगलों का,
और बिहार और अराकान पर भी उनका शासन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब। तो औरंगजेब के शासनकाल में 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने तिलपत के जो उस समय जमींदार थे, है ना, गोकुल, और इनके नेतृत्व में क्या करते हैं, ये विद्रोह कर देते हैं। और उसी समय एक फौजदार होते हैं, मुगल फौजदार होते हैं, अब्दुल नबी को ये मार डालते हैं। गोकुला लगभग 20,000 किसानों के साथ में मिल करके फौजदारी हसन अली खां को ललकारता है। मुगल जो उस समय फौजदार होते हैं हसन अली खां, उनको ललकारते हैं 20,000 किसानों के साथ में। और अंततः क्या होता है, मुगल सेना इन्हें बंदी बना लेती है और इन्हें मार डालती है। तो इस प्रकार से जो गोकुल होते हैं, गोकुल का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। लेकिन ये जो विद्रोह है वो थमता नहीं है। इसके पश्चात में 1686 ईस्वी में राजा राम ने क्या किया, फिर से मुगलों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उस समय जो औरंगजेब था, क्योंकि औरंगजेब धार्मिक कट्टरता की नीति अपना रहा था, यानी वो शरीयत के अनुसार कानून चला रहा था, शरीयत के अनुसार शासन चलाना चाह रहा था। इसके विरोध में राजा राम ने कहा कि मैं भी, उसने भी धार्मिकता का परिचय देते हुए और जिससे कि इसके धर्म को क्षति पहुंचे, इसने क्या किया, अकबर के मकबरे को लूटा और अकबर की जो हड्डियां थी, जो मकबरा था, उसे उसकी कब्र को खोद करके उसमें से हड्डियां निकाल ली और हड्डियां निकाल करके जला दिया। देखिए मुस्लिम धर्म में क्या होता है, हड्डियों को जलाया नहीं जाता है, यानी उसको दफनाया जाता है। लेकिन राजा राम ने क्या किया, हड्डियों को निकाला, कब्र से निकाला, निकालने के बाद में जला दिया। तो ये जब जैसे ही बात ये पता चलती है औरंगजेब को, 1688 ईस्वी में जो राजा राम की मृत्यु हो जाती है और उसका जो भतीजा होता है चूड़ामणि, ये भी 1688 से लेकर के 1721 तक ये विद्रोह जारी रहता है। और इसके पश्चात में इसका जो भतीजा होता है बदन सिंह, 1721 से लेकर के 56 तक यह विद्रोह चलता रहता है और अंततः जो जाट राज है उसको स्थापित करने में ये सफल रहता है। तो ये था मथुरा के जाटों का विद्रोह। इसमें से 2-3 नाम हमको याद रखना, एक गोकुल का, राजाराम का। बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके पश्चात में होता है बुंदेलखंड के बुंदेलों का विद्रोह, जो कि 1971 में होता है। ठीक है, तो आपको बुंदेलों के बारे में पता होगा। बुंदेलों का जो संबंध है वो जहांगीर काल से चला आ रहा है, यानी इनके दादा के काल से चला आ रहा था, जबकि वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी, है ना। तो यह औरंगजेब के काल से प्रथम विद्रोह था। बुंदेलों की जो राजधानी थी उस समय थी, वो थी ओरछा। चंपत राय बुंदेला ने 1671 ईस्वी में विद्रोह किया, हालांकि इस विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। चंपत राय उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के साथ था। जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, औरंगजेब का साथ दे रहे थे कौन से, चंपत राय, है ना। कालांतर में चंपत राय के बेटे हुए छत्रसाल ये विद्रोह जारी रखा और ये विद्रोह जो 1705 ईस्वी तक चला। औरंगजेब ने अंततः क्या हुआ, छत्रसाल से संधि कर ली। संधि करने के पश्चात में 4000 का मनसब देकर के उसे राजा घोषित कर दिया गया। छत्रसाल को राजा घोषित कर दिया और 4000 का मनसब भी प्रदान किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बुंदेलखंड एक स्वतंत्र शासक, बुंदेलखंड का वह स्वतंत्र शासक बन गया और जिससे कि वहां पर वो राज करने लगा। इससे पहले भी बुंदेला जो शासक थे वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या की थी, है ना। ये चीज मैंने पहले ही बताई। तो ये कहानी हो गई किसकी, बुंदेलखंड के बुंदेलों की, है ना, इनका विद्रोह। अब आगे देखते हैं ये कब हुआ था, ये हुआ था 1971 में। ठीक है, डेट वाइज हम बता रहे हैं जिससे कि आपको चीजें याद रहें। इसके पश्चात में 1 साल बाद यानी 1972 ईस्वी में सतनामियों का विद्रोह हुआ, जो कि एक कृषक विद्रोह था, मुंडिया विद्रोह। तो यहाँ पर देखेंगे सतनामी अधिकतर किसान, मजदूर, दस्तकार और नीची जाति के लोग थे जो हमेशा बाल मुड़वा कर रखते थे और इसीलिए इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भैया मुंडिया किसे कहते, तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा बाल बनवा कर रखते थे, इसीलिए इन्हें मुंडिया कहा जाता था। 1672 ईस्वी में एक स्थान है नारनौल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के बीरभान के नेतृत्व में सतनामी किसानों व मुगलों के बीच में युद्ध हुआ। सतनामी विद्रोह को राजा विदन सिंह
शाह ने दबा दिया, है ना। तो ये कहानी हो गई सतनामी विद्रोह की। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही प्रमुख विद्रोह, सिख विद्रोह। सिख विद्रोह का प्रारंभ हुआ तो 1600, यहाँ पर 1972 दोस्तों गलत हो गया है, यहाँ पर 1600 होना चाहिए। 1672 के बाद में 1675 ईस्वी में 1675 ईस्वी में ये सिख विद्रोह प्रारंभ हुआ। सिखों के जो नवे गुरु थे तेग बहादुर जी, और औरंगजेब ने इन्हें क्या किया, इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर दिल्ली के शीशगंज के पास में 1675 ईस्वी में सर धड़ से अलग कर लिया। इसके साथ साथ में इनके जो अनुयायी थे, सहयोगी थे, उनको भी 5 दिन गंभीर यातनाएं दी गईं और उसके पश्चात में उनकी हत्या कर दी गई। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ये जो अंतिम गुरु थे, उन्होंने औरंगजेब का विद्रोह किया और कभी भी औरंगजेब की अधीनता को सिखों ने स्वीकार नहीं किया। तो ये सिख विद्रोह हुआ। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो सिख विद्रोह कब हुआ था, 75 में हुआ था। अब देखेंगे राजपूत विद्रोह। तो राजपूत विद्रोह मारवाड़ में जो विद्रोह हुआ था मारवाड़ शासकों के द्वारा, वो हुआ था 1689 ईस्वी में, मेवाड़ में 1681 ईस्वी में, है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे करके मुगलों की शक्ति बढ़ती गई और उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, ठीक है। 1678 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, जमरूद का युद्ध, जो कि अफगानिस्तान में हुआ था, और यहाँ पर क्या हुई थी, जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो जसवंत कौन थे दोस्तों, जसवंत सिंह ने साथ दिया था उत्तराधिकार के युद्ध में, औरंगजेब का साथ दिया था, ठीक है। मारवाड़ में कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण औरंगजेब क्या करता है, इनके अधिकार को, इनके जो जितना जो क्षेत्र होता है उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। यशवंत सिंह का एक अल्पवयस्क पुत्र होता है जो अजीत सिंह। दुर्गादास मेवाड़ का उसे शासक बनाना चाहता है, क्यों, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि औरंगजेब के जो जसवंत सिंह है वो औरंगजेब का साथ देते हैं। जब दारा सिकोर से लड़ाई होती है, अंतिम लड़ाई होती है 1659 ईस्वी में, तो जसवंत सिंह क्या करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उन्हीं के क्षेत्र को औरंगजेब के द्वारा हड़प लिया जाता है। इस चीज़ का दुर्गादास क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और औरंगजेब ने कूटनीति से क्या किया, जसवंत सिंह के बड़े भाई, इनके बड़े भाई होते हैं अमर सिंह और इनका पुत्र होता है इंद्र सिंह को यह शासक बना देता है। इंद्र सिंह को शासक बना देते हैं। 1659 ईस्वी में मुगल सेना ने विद्रोह करके इसको विद्रोह को दबा दिया और अपने जो मारवाड़ था मारवाड़ पर कब्जा कर लिया। मारवाड़ और मुगलों के बीच में 30 वर्ष तक युद्ध हुआ, 30 वर्षीय युद्ध हुआ, और अंततः 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया, है ना। तो अजीत सिंह कौन था, वो यशवंत सिंह का पुत्र था, ठीक है। तो अंततः क्या होता है, उसकी जीत होती है और वो मारवाड़ का शासक बन जाता है। अब मेवाड़ की बात देख लेंगे, तो मेवाड़ के राजा होते हैं जय सिंह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का साथ दिया और औरंगजेब के पुत्र अकबर का जो विद्रोह होता है उसके लिए उकसाया उसको। अकबर को शरण दी, शरण देने के पश्चात में औरंगजेब के खिलाफ उकसाता है, जिससे क्या औरंगजेब ने संधि करके मेवाड़ पर जजिया कर लगाया और उससे कुछ भाग को अपने में मिला भी लिया, है ना। अब हम बात करेंगे शाहजादा अकबर का विद्रोह, जो कि 1681 ईस्वी में होता है। क्या होता है कि अकबर को, औरंगजेब के द्वारा अकबर को मारवाड़ और मेवाड़ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसकी जो सोच होती है वो बहुत अच्छी होती है। वह जो राजपूतों से व्यवहारिक संबंध स्थापित कर लेता है, उनके साथ में मित्रवत व्यवहार करने लगता है। ये चीज़ औरंगजेब को अच्छी नहीं लगती है और इसीलिए औरंगजेब क्या करता है, अकबर को वहाँ के सूबेदारी से छीन लेता है, उसको हटा देता है। ये चीज़ अकबर को अच्छी नहीं लगती है। अकबर दुर्गादास से मिल करके दोनों मिल करके ये आजमेर पर आक्रमण कर देते हैं। आजमेर में उसमें मुगल सेना होती है और औरंगजेब भी वहाँ उपस्थित होता है। स्थिति बहुत ही नाजुक थी, औरंगजेब की सेना हारने वाली थी, तो इसीलिए औरंगजेब क्या करता है, कूटनीति की चाल चलता है। कूटनीति की चाल चलता है और उसने, औरंगजेब ने दुर्गादास के खेमे एक चिट्ठी भिजवाई कि शाबाश अकबर, आप राजपूतों को मेरे खिलाफ उकसा रहे हो और मैं एक एक करके राजपूतों को
मार रहा हूँ और उनकी जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये जैसे ही चिट्ठी मिलती है दुर्गादास को, तो दुर्गादास को लगता है कि जो अकबर है वो भी मिला हुआ है। इसीलिए दुर्गादास इसका जो साथ छोड़ देते हैं, अकबर का साथ छोड़ देते हैं। अतः जो अकबर होता है फिर ये दुर्गादास के बाद में चला जाता है, संभाजी के पास में चला जाता है। तो अंततः क्या होता है, वो फारस चला जाता है और फारस में ही 1706 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से शाहजादा अकबर का विद्रोह भी शांत हो जाता है। औरंगजेब क्या था, एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। 1686 ईस्वी में 1686 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया, अपनी बस्तियों का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। ये बात औरंगजेब को जैसे ही पता चलती है तो उसने चटगांव पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को वहां से मारकर भगा दिया और चटगांव का एक नया नाम रख दिया, इस्लामाबाद। तो इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा ये जो उत्तरी भारत है और पूर्वी भारत पर इतने अभियान चलाए जाते हैं और वहाँ के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, दक्षिण भारत के अभियानों को देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी उसी में सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।